ओके जी, वेलकम बैक। सो हमने अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन डिफाइन कर ली हुई है और ये हम शुरू में प्लानिंग के वक्त कर लेते हैं जब हम अपना बजट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। आपको याद होगा कि डिटरमाइन बजट की जो आउटपुट है उसके अंदर एक आउटपुट है कॉस्ट बेसलाइन का। और कॉस्ट बेसलाइन क्या है ये अब आपके सामने है। जब हम ये कॉस्ट बेसलाइन बनाते हैं यूजिंग अर्नड वैल्यू, ज़ाहिर है आपने तो एक ही पढ़ा है। आपने जो बेसलाइन बनानी सीखी है वो सिर्फ अर्नड वैल्यू मेथड के थ्रू ही सीखी है। तो कॉस्ट बेसलाइन जब हम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के थ्रू बनाते हैं तो वही एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन होती है, क्योंकि उसके अंदर तीनों चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम नहीं यूज कर रहे, उसके अलावा कोई और सिस्टम मतलब मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर कॉस्ट बेसलाइन अलग होगी, स्केजुअल बेसलाइन जर्नी अलग होती है, और यू नो जो मेरे पास स्कोप बेसलाइन है वो अलग है। इसमें भी मतलब वो बेसलाइन इस कॉस्ट बेसलाइन के अंदर ही मैप हो जाती है, समा उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है। खैर, और मैंने कहा था, बिल्कुल आपको याद होगा शुरू में, कि ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन है, इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस। और रेफरेंस किस चीज का? फॉर आवर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस इस बेसलाइन को यूज करते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप, मैंने वो सारी PV1 और PV2 हटा दिया बिकॉज अभी बहुत कुछ हमें इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो वो थोड़ा रीडेबिलिटी का इशू होगा, इसलिए मैंने अब इन चीजों को हटाया। अब आप देखिए, मेरे पास यहाँ पे अर्नड वैल्यू का मैं एक असम्पशन करता हूँ कि फर्स्ट मंथ के एंड पे, जनवरी के एंड पे, मुझे टोटल 2500 काम प्लान किया हुआ था मैंने, वो जो मुझे यहाँ पे ग्राफ में भी नजर आ रहा है। लेकिन मैंने एक्चुअल में 3800 का काम कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने जो प्लान किया था उससे ज्यादा का काम अर्न कर लिया है। मैं अपने स्केड्यूल से आगे जा रहा हूँ। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ ग्राफ के ऊपर, तो ये मेरे पास फर्स्ट अर्न वैल्यू आती है EV1। ठीक है, ये जाहिर है, मैंने आपको कहा कि सिर्फ ये ओवरलैप हो जाता बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर करके ड्रॉ किया। या एक्चुअली 3800 यहाँ पे मतलब नहीं होगा, ऑब्वियसली ये तो ज्यादा है, इससे 6000 के करीब दिया हुआ है। लेकिन आप इसको यूं प्लॉट करते हैं कि जो मेरे पास अर्नड वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, इफ यू सी, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक टीम इनिंग खेल के जाती है तो आप दूसरी टीम का इस तरह के ग्राफ का फॉर कंपैरिजन जो है वो करते हो, और ये बिल्कुल उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा ना, 3800 मेरे पास ये आ गया फर्स्ट मंथ के एंड तक। और फर्स्ट मंथ अगर अभी हुआ है, अभी लेट्स से ये काम अभी नहीं हुए हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो यहाँ पे जब मैं अर्नड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे नजर ये आ रहा है कि अर्नड वैल्यू 3800 अर्नड वैल्यू है, माइनस 2500, तो मेरी ये पॉजिटिव वेरिएंस आ रही है। और पॉजिटिव वेरिएंस का यही मतलब होता है कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल है। ठीक है जी। सो इफ यू सी अर्नड वैल्यू, ये मेरे पास पहले मंथ की है। लेट्स से अब हम दूसरे मंथ के एंड पे करते हैं, तो फेब के एंड तक टोटल 8000। मैं ये नहीं कह रहा कि फेब के मंथ में 8000 प्लान है, आई एम सेइंग कि फेब के एंड तक 8000 का टोटल काम प्लान था, फ्रॉम द 1 जनवरी टिल 28 फेब। और एक्चुअल में उतना ही काम मैंने किया, तो नाउ यू सी बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक आ गया। EV2 अर्न वैल्यू 2 मेरी बिल्कुल 8000 है, और यही मेरी प्लान वैल्यू 2 थी। उसके बाद थर्ड मंथ के एंड तक मुझे 13000 का काम प्लान किया हुआ था मैंने, बट मैंने उसके अगेंस्ट जस्ट 10000 का काम किया है। अब यहाँ पे मेरी अर्न वैल्यू 10000 है, इफ यू सी। और थर्ड मंथ के एंड पे जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, उससे ज़ाहिर है फोर्थ मंथ का डाटा तो नहीं होगा अभी मेरे पास कि कितना काम मैंने कर लिया, तो 10000 माइनस 13000 होगा। और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव 3000। इसका मतलब है कि मैंने जो काम इस मंथ के एंड तक प्लान किया हुआ था उससे कम किया है, मैं बिहाइंड द स्केड्यूल चला गया। तो आपने देखा, ऑन स्केड्यूल होते हुए मेरी अर्नड वैल्यू की जो वैल्यू है, सॉरी जो फिगर आती है, सॉरी स्केड्यूल वेरिएंस की जो फिगर आती है वो पॉजिटिव आती है। और इधर प्लॉट के अंदर मैं देखूं, तो मेरी अर्नड वैल्यू से जो, सॉरी प्लान्ड वैल्यू वाली लाइन है या डॉट है, उससे ऊपर अर्नड वैल्यू आ रही है जब मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल होता हूँ। ऑन स्केड्यूल होगा तो बिल्कुल ये डॉट प्लान्ड वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द स्केड्यूल होता हूँ, तो मैंने प्लान ज्यादा किया हुआ है, प्लान वैल्यू वाला डॉट या लाइन ऊपर होगी और अर्नड वैल्यू वाली लाइन नीचे होगी। ठीक है जी, तो ये आपको मतलब ग्राफिकली भी ये चीज नजर आ रही है, और स्केड्यूल वेरिएंस वो भी आपको यहाँ पे जो न्यूमेरिकली या
मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो वो भी आपको नजर आ रहा है साथ साथ। लेट्स से आज फोर्थ मंथ अभी खत्म हुआ है, ठीक है। ये पिछले मंथ का तो जाहिर है पास्ट में मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अभी मेरा ये फोर्थ मंथ खत्म हुआ है और ये जो मंथ या डेट है जिसको मैं ये अपना परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूँ, जाहिर है मैंने फर्स्ट मंथ के एंड पे भी की थी, तो उस वक्त मेरी फर्स्ट स्टेटस डेट ये थी। अब सेकंड मंथ के एंड पे की तो मैं कह रहा हूँ कि आज के मुताबिक, आज की डेट के मुताबिक ये है। और जब मेरा थर्ड मंथ एंड हुआ था तो मैंने कहा था थर्ड मंथ की एंड डेट के मुताबिक ये। तो आज मेरी स्टेटस डेट यहाँ पे फोर्थ मंथ का एंड हुआ है, इस डाटा से ये लग रहा है, इससे आगे का डाटा नहीं है हमारे पास। तो ये जो फोर्थ मंथ का एंड आज हुआ है, उस वक्त तक 42,000 का काम प्लान था, लेकिन मैंने किया है 38,000 का। सो बेसिकली मुझे इतना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट एक्चुअली मैंने इतना किया है, मैंने कम किया। तो मैं अपने स्केड्यूल से पीछे हूँ। अच्छा, इसीलिए तो मेरी ये जो अर्नड वैल्यू की लाइन है, ये नीचे चली गई है प्लान्ड वैल्यू से, ठीक है। सो अगर मैं इन डॉट्स को भी इस तरह कनेक्ट करता रहूं तो ये मेरे पास कुछ इस किस्म की फिगर बनेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव में बता दूं कि अगर आइदर यू आर डूइंग योर यूनिवर्सिटी डिग्री या आप पीएमपी ट्रेनिंग, उसका पीएमपी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन आइदर केस एग्जाम क्वेश्चंस में समटाइम्स आपको ये वाला डाटा नहीं बताया जाता पिछला, कि पीछे क्या हुआ। प्लान्ड वैल्यू शायद आपको पूरी इस तरह प्लॉट करके दिखा दी जाए या आपसे ही कहा जाए कि आप प्लान्ड वैल्यू प्लॉट करें, लेकिन कि आपको ये सारी वैल्यूज दें और आप इस तरह की एक ये जो ब्लू लाइन है जो आपकी कॉस्ट बेस लाइन है या परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन, ये आप खुद ड्रॉ करें। पीएमपी एग्जाम में ये नहीं होता, इतनी डिटेल में नहीं होता, बट स्टिल जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनमें तो शायद इस तरह की चीजें होती होंगी। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ और वो है अर्न वैल्यू। और मैं आपको कुछ नहीं बताता, मैं आपको ये कहता हूँ कि टुडे इज द एंड ऑफ फोर्थ मंथ या टुडे इट्स 30th ऑफ अप्रैल, और अभी तक जो मैंने काम कंप्लीट किया इट इज 3800। उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे 3800 का यहाँ पे एक निशान लगाओगे, और पिछली परफॉर्मेंस क्या है यू डोंट नो दैट, और आप डायरेक्टली, क्योंकि पिछले तो पॉइंट्स है ही नहीं, आप डायरेक्टली इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। सो आई रिपीट, अगर आपको ये पिछली वैल्यूज नहीं पता कि पिछले महीनों में क्या होता रहा है, बस मैं आपको आज आज का बता रहा हूँ कि आज जो है वो फोर्थ मंथ का एंड है, अप्रैल का एंड है, और अभी तक आपने 38,000 का काम किया, तो फिर ये जो डॉट मैंने कनेक्ट किए वो सारे तो नहीं होंगे। व्हाट आई वुड डू, मैं सिर्फ यहाँ पे 3800 का एक डॉट लगाऊंगा और मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और मैं कहूंगा कि ले जी मैंने 38,000 का काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अब पीछे क्या हो रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि पहले मेरी परफॉर्मेंस ऊपर थी, शायद अभी नीचे आई है, बट एक्चुअली शायद ऐसा ना, ठीक है जी। सो अगेन बिकॉज मेरे पास पिछला डाटा नहीं है तो मेरे इसी पे रिलाई करना पड़ रहा है, उस केस में मैं इस लाइन को यूं कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अब ये जो मेरे पास अर्नड वैल्यू फोर्थ मंथ की आ गई है, अब हम तीसरा चीज देखते हैं कि यार मंथ वाइज मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी रही। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर मैंने अब वो बाकी चीजें हटा दी हैं, अर्नड वैल्यू 1 2 जो लिखा हुआ था, जस्ट टू कीप द थिंग्स क्लियर। और हम अस्यूम ये करते हैं कि यार फर्स्ट मंथ के एंड तक मेरा एक्चुअल कॉस्ट 6,000 हुआ, सेकंड के एंड तक टोटल 8,000 हुआ, और अगेन ये भी कम्युलेटिव बता रहा हूँ, थर्ड के एंड तक ही भी मेरा 8,000 ही लगा टोटल, और फोर्थ के एंड पे मेरा जो है ना टोटल 48,000 लगा। अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये मेरी पहली एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई हुई है 6,000 की, और दूसरी जो है वो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट जो आई है वो है 8,000 की, ठीक है। अब ये अगेन ये जो 6,000 है वो ओवरलैपिंग है क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, बट 6,000 यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। और अब आप देखिएगा कि उसके बाद मेरी एक्चुअल कॉस्ट फिर 8,000 है। अब इसका क्या मतलब है, आपने ना अर्नड वैल्यू को एज अ रेफरेंस लेना है। आपने देखा अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट में अर्नड वैल्यू ही एक्ट्स एज अ रेफरेंस। तो जब मेरी एक्चुअल कॉस्ट अर्नड वैल्यू से नीचे जाती है, एक्चुअल कॉस्ट अर्नड वैल्यू से नीचे जाती है, या जब मेरी अर्नड वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर होती है, तो इट्स अ गुड थिंग, मैं कम खर्चा कर रहा हूँ और ज्यादा काम कंप्लीट कर रहा हूँ। जब मेरी अर्नड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट एक ही जगह पे होती है, तो जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उतना ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऊपर होती है और अर्नड वैल्यू नीचे होती है, तो इसका मतलब ये है काम मैंने कम अर्न किया है, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट मैंने ज्यादा इंकर कर दी है। सो
इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इन द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो सॉरी इसे अगला पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट उस पे चले